तो हम बात करते हैं इंटर स्टेट काउंसिल की। इसके पहले हमें याद रखना है कि इंटर स्टेट कॉपरेशन की बात करेंगे तो इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है और एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल है। कॉन्स्टिट्यूशन में पहला तो इंटर स्टेट काउंसिल बनेगी, इसमें चार प्रोविजन है। एक तो इंटर स्टेट काउंसिल का है, इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट का है, म्यूचुअल रिकॉग्निशन है, पब्लिक एक्ट रिकॉर्ड एंड प्रोसीडिंग की, और फ्रीडम है इंटर स्टेट ट्रेड कॉमर्स एंड इंटरकोर्स का। उसके अलावा दो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल है, जनरल काउंसिल है और नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल है। ठीक है। और इंटरस्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट के लिए पार्लियामेंट जो है वो लॉ बना सकती है और सुप्रीम कोर्ट को बार किया गया, अदर कोर्ट को बार कर सकती है, पार्लियामेंट के पावर है। और इंटरस्टेट काउंसिल की बात करते हैं तो ये परमानेंट बॉडी है जो रिकमेंडेशन जो है सरकारी कमीशन की रिकमेंडेशन के बाद ये सेटअप की गई है। आर्टिकल 263 के अंदर ये परमानेंट बॉडी है। और इंटरस्टेट ट्रेड कॉमर्स एंड इंटरकोर्स के लिए पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर जो है वो रेस्ट्रिक्शन इंपोज कर सकते हैं, पर बायस नहीं होना चाहिए। ठीक है। और अगर स्टेट लेजिस्लेचर करता है तो वो प्रेसिडेंट के प्रायर सेशन से ही करेगा। और इसके बाद म्यूचुअल एक्ट रिकॉर्ड एंड प्रोसीडिंग के म्यूचुअल रिकॉग्निशन है, पब्लिक एक्ट रिकॉर्ड एंड प्रोसीडिंग का। पब्लिक एक्ट की बात करेंगे तो इससे लेजिस्लेटिव और जुडिशियल दोनों एक्शन आते हैं। इंटर स्टेट काउंसिल जो है उसे चेयर प्राइम मिनिस्टर हेड करते हैं। उसके अलावा जो है दूसरे स्टेट के चीफ मिनिस्टर भी होते हैं, यूनियन होम मिनिस्टर भी होते हैं और अदर फाइव मिनिस्टर भी होते हैं, कैबिनेट 6 कैबिनेट मिनिस्टर भी होते हैं इंक्लूडिंग होम मिनिस्टर। और उसके अलावा 5 जो है कैबिनेट रैंक के मिनिस्टर और कैबिनेट रैंक होते हैं। उसके अलावा स्टैंडिंग कमेटी होती है जिससे जो है होम मिनिस्टर चेयर करते हैं। उसके अलावा इंटरस्टेट सेक्रेटरीट होता है जो 1991 में बना है। इसे सेक्रेटरी जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हेड करते हैं। उसके अलावा इसकी रिकमेंडेशन जो है वो बाइंडिंग नहीं है। जोनल काउंसिल की बात करें, जोनल काउंसिल जो है ये 5 जोनल काउंसिल है, ये स्टेटरी बॉडीज है। जोनल काउंसिल जो है उसे यूनियन होम मिनिस्टर हेड करते हैं। इसके अलावा चीफ मिनिस्टर होते हैं। ठीक है। 2 अदर मिनिस्टर्स होते हैं और एडमिनिस्ट्रेटर जो है यूनियन टेरिटरी के वो भी होते हैं इसमें। नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल की बात करेंगे तो इसमें जो है 8 स्टेट है नॉर्थ ईस्ट के। ठीक है। ये भी स्टेटरी बॉडी है, ये सेटअप हुई है नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एक्ट 1971 में, जबकि वो जो हुई थी स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 में हुई थी। ठीक है। इसका कंपोजिशन यूनियन होम मिनिस्टर जो है चेयरमैन होते हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन डोनर इसके वाइस चेयरमैन होते हैं। उसके अलावा गवर्नर होते हैं और चीफ मिनिस्टर होते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट 8 स्टेट के, वो और उसके अलावा 3 मेंबर जो है नॉमिनेट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा। इसमें मेंबर जो है नॉमिनेट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा, जबकि जो इंटर स्टेट काउंसिल थी इसमें जो मेंबर नॉमिनेशन होता था वो प्राइम मिनिस्टर करते थे। ये चीज़ याद रखनी है। उसके अलावा जनरल काउंसिल बात करें तो एक है नॉर्थ जनरल काउंसिल है, ईस्ट जनरल काउंसिल है, सदर्न जनरल काउंसिल है, सेंट्रल है और वेस्टर्न है। इसके बाद हम बात करेंगे इमरजेंसी प्रोविजन आर्टिकल पार्ट 18 में आर्टिकल 352 से 360 में इमरजेंसी प्रोविजन दिए हुए। एक तो नेशनल इमरजेंसी 352 में, 356 में जो है और 365 में जो है स्टेट इमरजेंसी और फाइनेंशियल इमरजेंसी 360 आर्टिकल 360 में फाइनेंशियल इमरजेंसी है। सोर्स की बात करेंगे तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से है और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ वेमार रिपब्लिक ऑफ जर्मनी जो है उससे लिया गया है इंस्पिरेशन इसकी। नेशनल इमरजेंसी बात करेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है यूज़ करता है प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी टर्म यूज़ नहीं किया गया है, प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी यूज़ किया गया है टू डिनोट नेशनल इमरजेंसी। ये अक्टूबर 1962 में हुई थी, चाइनीज एग्रेशन हुआ था तब, और 1968 तक चली थी। उसके बाद 1971 में इंडो पाक वॉर था, तब ये हुई थी डिक्लेयर। और थर्ड जो है 1975 में इंटरनल पॉलिटिकल क्राइसिस थी, उसके लिए हुई थी। आफ्टर 1977 कोई ऐसी इमरजेंसी नेशनल इमरजेंसी नहीं डिक्लेयर की गई है, तो 3 बार डिक्लेयर की गई है। इंटरनल इशू के लिए 1 बार और 2 बार जो है इंटरनल पॉलिटिकल क्राइसिस उसके लिए ये थी। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है कि 1961 की जो इमरजेंसी थी वो चाइनीज एग्रेशन के लिए थी और 1971 को जो डिक्लेयर की गई थी वो इंडो पाक वॉर था उसके लिए की गई थी और वही कंटिन्यू की गई थी। पर इंटरनल मैटर जो है इंटरनल पॉलिटिकल क्राइसिस थी उसके लिए ये इमरजेंसी जो है कंटिन्यू नेशनल इमरजेंसी जो है वो कंटिन्यू हुई थी मार्च 1977 तक। ठीक है। ये चीज़ याद रखनी है। और उसके अलावा हम बात करेंगे ग्राउंड की बात करेंगे तो आर्टिकल 352 में बात करेंगे तो जब वॉर है एक्सटर्नल एग्रेशन है तो एक्सटर्नल इमरजेंसी होगी और आर्म रिबेलियन है तो इंटरनल इमरजेंसी होगी। 44th अमेंडमेंट एक्ट से जो है आर्म रिबेलियन टर्म इंट्रोड्यूस किया गया था। पहले इंटरनल डिस्टर्बेंस था, ये बहुत वीक था और बहुत ब्रॉड था, तो इसके लिए हमने इसकी जगह पे पार्लियामेंट में जो है वो इंट्रोड्यूस किया, वो टर्म किया आर्म रिबेलियन। इंटरनल डिस्टर्बेंस की जगह आर्म रिबेलियन। 30th अमेंडमेंट एक्ट जो है उसने अलाउ किया था प्रेसिडेंट को कि इशू करे डिफरेंट प्रोक्लेमेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म रिबेलियन और इमिनेंट डेंजर देयर ऑफ। जरूरी नहीं है कि वॉर हो तभी, अगर लगता है प्रेसिडेंट को कि वॉर हो सकती है तो भी वो डिक्लेयर कर सकते हैं। प्रेसिडेंट इमरजेंसी डिक्लेयर करते हैं। टेरिटोरियल एक्सटेंट की बात करें तो एंटायर कंट्री में हो सकता है, उसके पार्ट में भी हो सकता है। 42nd अमेंडमेंट एक्ट ने एनेबल किया प्रेसिडेंट को लिमिट करना है टू लिमिट द ऑपरेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी इन टू ए स्पेसिफाइड पार्ट ऑफ इंडिया।
स्पेसिफिक पार्ट जो है इंडिया का उसमें भी डिक्लेयर कर सकते हैं। सेफगार्ड की बात करें तो प्रेसिडेंट जो है नेशनल इमरजेंसी को प्रोक्लेम करते हैं, ओनली रिटर्न रिकमेंडेशन जब मिलती है कैबिनेट की। ये 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से किया गया था। पहले क्या होता था, रिटर्न रिकमेंडेशन की जरूरत नहीं होती थी और प्राइम मिनिस्टर जो है ओरली बोल देते थे और नेशनल इमरजेंसी लगा दी गई थी। 1 मंथ के अंदर स्पेशल मेजोरिटी से इसका रेटिफिकेशन होना चाहिए। पहले सिंपल मेजोरिटी थी, 44th अमेंडमेंट एक्ट से स्पेशल मेजोरिटी किया गया। पहले 2 मंथ था, अब 1 मंथ किया गया। ठीक है, उसके अलावा लोकसभा अगर डिसॉल्व होती है तो लोकसभा जब रिकॉन्स्टिट्यूट होती है तो 30 दिन के अंदर 30 दिन के अंदर उसे अप्रूव करना पड़ेगा स्पेशल मेजोरिटी से, और तब तक राज्यसभा ने उसे जो अप्रूवल दिया है, राज्यसभा ने अप्रूवल दे दिया है मीन टाइम में तभी। उसके बाद बात करेंगे ड्यूरेशन, 6 मंथ के लिए कंटिन्यू कर सकती है, इनडेफिनेट टाइम पीरियड के लिए होती है, पर हर 6 महीने में इसका रीअप्रूवल होगा, ये 44th अमेंडमेंट एक्ट में कहा गया है। ठीक है, उसके अलावा रिवोकेशन की बात करते हैं, प्रेसिडेंट रिवोक कर सकते हैं, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है पार्लियामेंट अप्रूवल की। प्रेसिडेंट जो अपने से भी वो कर सकते हैं डिसकंटिन्यू कर सकते हैं, और ऐसा नहीं है कि प्रेसिडेंट डिसकंटिन्यू करते हैं तो मेजोरिटी से पास करना पड़ेगा लोकसभा राज्यसभा में किसी कहीं भी। ये प्रेसिडेंट अपने से ही जो है इसे रिवोक कर सकते हैं। और रिवोकेशन की बात करेंगे तो लोकसभा के पास भी पावर है कि इसे रिवोक करने के लिए रेजोल्यूशन ला सकती है, डिसअप्रूव करने के लिए 1/10 मेंबर जो है टोटल मेंबर जो है लोकसभा के, वो अगर रिटर्न में रिकमेंडेशन देते हैं स्पीकर को, इवन हाउस जो सेशन नहीं है तो भी अगर देते हैं तो स्पेशल सिटिंग होगी, शेल बी हेल्ड विद इन 14 डेज के अंदर सिटिंग होगी। रिजोल्यूशन पास होना चाहिए सिंपल मेजोरिटी से। इमरजेंसी अप्रूव करने के लिए स्पेशल मेजोरिटी चाहिए, इमरजेंसी अप्रूव करने के लिए स्पेशल मेजोरिटी चाहिए, पर हटाने के लिए जो है सिंपल मेजोरिटी से हम हटा सकते हैं। लोकसभा के पास स्पेशल पावर है इमरजेंसी हटाने के केस में, और प्रेसिडेंट जो है बिना रिकमेंडेशन के भी हटा सकता है। ठीक है, हटा सकते हैं। ठीक है, इफेक्ट ऑफ नेशनल इमरजेंसी बात करेंगे तो सेंटर स्टेट रिलेशन में क्या इफेक्ट पड़ता है, तो एग्जीक्यूटिव सेंटर जो होता है उसके पास एग्जीक्यूटिव डायरेक्शन दे सकता है स्टेट को किसी भी मैटर में। स्टेट गवर्नमेंट जो होता है वो कंप्लीट कंट्रोल के अंदर आ जाती है, सेंटर के कंट्रोल के अंदर आ जाती है, पर वो सस्पेंड नहीं होती है। लेजिस्लेटिव की बात करेंगे, लेजिस्लेटिव क्या इफेक्ट होता है, तो स्टेट जो है सस्पेंडेड नहीं होता, पार्लियामेंट तो पावर होती है, पार्लियामेंट जो स्टेट लिस्ट में जो सब्जेक्ट है उसमें लॉ बना सकती है। जो पार्लियामेंट ने लॉ बनाया है वो ऑपरेटिव रहते हैं 6 महीने तक। 6 महीने इमरजेंसी, जब इमरजेंसी इनऑपरेटिव हो गई उसके 6 महीने तक वो लॉ रहेंगे, फिर ऑटोमेटिकली जो है वो सीज टू एग्जिस्ट करेंगे। सीज टू एग्जिस्ट मतलब अपना एग्जिस्टेंस लूज कर देंगे। प्रेसिडेंट जो है वो इशू कर सकते हैं ऑर्डिनेंस ऑन द स्टेट सब्जेक्ट, अगर पार्लियामेंट सेशन में नहीं है तो ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी पार्लियामेंट जो है कन्फर कर सकती है पावर और इम्पोज कर सकती है ड्यूटी अपॉन द सेंटर फॉर इट्स ऑफिसर और अथॉरिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ मैटर आउटसाइड यूनियन लिस्ट। फाइनेंशियल मैटर की बात करें, एग्जीक्यूटिव पावर, लेजिस्लेटिव रिलेशन और फाइनेंशियल रिलेशन की बात करेंगे तो प्रेसिडेंट मॉडिफाई कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्ट्रीब्यूशन। प्रेसिडेंट जो रिड्यूस कर सकते हैं और कैंसिल कर सकते हैं ट्रांसफर ऑफ फाइनेंस सेंटर से स्टेट को। एनी मॉडिफिकेशन कंटिन्यू करता है टिल द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर जिसमें सच ऑर्डर हैज़ टू बी इशूड। उसके अलावा हम बात करेंगे लेजिस्लेचर की। लोकसभा की लाइफ जो है वो एक्सटेंड हो सकती है। नॉर्मल ईयर एज जो है 5 साल की, जो नॉर्मल टेन्योर है उससे नॉर्मल टर्म है 5 साल का, उससे भी ज़्यादा एक्सटेंड हो सकती है लॉ से। 1 ईयर एट अ टाइम होती है, किसी भी लेंथ ऑफ टाइम की लेंथ ऑफ ड्यूरेशन के लिए हो सकती है। स्टेट लेजिस्लेचर जो है पार्लियामेंट जो एक्सटेंड कर सकती है नॉर्मल टेन्योर जो है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का हर 1 साल के लिए एक बार किसी भी लेंथ ऑफ टाइम के लिए ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी। एक्सटेंशन जो है कैन नॉट कंटिन्यू बियॉन्ड अ पीरियड ऑफ 6 मंथ, अगर इमरजेंसी सीज टू ऑपरेट हो गई तो 6 मंथ के अंदर 6 मंथ ज़्यादा से ज़्यादा 6 मंथ तक वो स्टेट लेजिस्लेचर एक्सटेंड किया जा सकता है स्टेट लेजिस्लेचर की लाइफ टर्म को। उसके बाद बात करेंगे इम्पैक्ट क्या होगा नेशनल इमरजेंसी का फंडामेंटल राइट पे। आर्टिकल 358 के अंदर आर्टिकल 19 ये कहता है, आर्टिकल 358 ये कहता है कि ऑटोमेटिकली आर्टिकल 19 सस्पेंड हो जाएगा। ये केवल आर्टिकल 19 से डील करता है। आर्टिकल 358 ये ऑपरेट होगा जब इमरजेंसी डिक्लेयर की गई है ऑन एक्सटर्नल, इमरजेंसी डिक्लेयर की गई है ऑन एक्सटर्नल ग्राउंड, मतलब कि वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन के ग्राउंड पे ही डिक्लेयर की गई है, तो ये ऑटोमेटिकली जो है आर्टिकल 19 से सस्पेंड कर देगा। ये एंटायर कंट्री को एक्सटेंड करता है, पर क्या आर्टिकल 359 जो है ये प्रेसिडेंशियल ऑर्डर है। प्रेसिडेंशियल ऑर्डर में जो जो फंडामेंटल राइट मेंशन है वो सस्पेंड हो जाते हैं। ये एंटायर ड्यूरेशन के लिए हो सकता है या शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए हो सकता है। इसमें सभी फंडामेंटल राइट सस्पेंड हो सकते हैं एक्सेप्ट आर्टिकल 20 एंड 21 और 19 के लिए तो आर्टिकल 358 अलग से है। ये ऑपरेट कर सकते हैं, ये ऑपरेट करते हैं दोनों टाइप ऑफ इमरजेंसी में, इंटरनल है एक्सटर्नल दोनों में, जबकि वो दो था एक्सटर्नल इमरजेंसी के केस में ही था। और ये एक्सटेंड करता है टू अ पार्ट ऑफ एंटायर कंट्री एज वेल, पार्ट में भी कर सकता है एंटायर कंट्री में भी कर सकता है। जुडिशियल रिव्यू की बात करेंगे तो 38 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ने कहा कि डिक्लेरेशन जो है नेशनल इमरजेंसी का वो इम्यून टू जुडिशियल रिव्यू है। 44th अमेंडमेंट एक्ट ने कहा कि इस टर्म इसको डिलीट किया, मतलब अब जुडिशियल रिव्यू पॉसिबल है। जुडिशियल रिव्यू पॉसिबल है मिनिमम मिल केस में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रोक्लेमेशन चैलेंज किया जा सकता है अगर वो मेलिफाइड है और डिक्लेयर जो है होली एक्स्ट्रानोवस है और इरेलेवेंट फैक्ट पे है और वो परवर्स है। जो डिक्लेरेशन किया गया था नेशनल इमरजेंसी का वो परवर्स था, ग्राउंड परवर्स था, मेलिफाइड था, तो
सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है रिव्यू करने की। स्टेट इमरजेंसी की बात करेंगे तो प्रेसिडेंट रूल इसे कहते हैं हम, और कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी कहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन जो है यूज़ नहीं करता है वर्ड इमरजेंसी फॉर दिस सिचुएशन। प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी था नेशनल इमरजेंसी के लिए, इसके लिए इमरजेंसी टर्म का यूज़ नहीं किया जा सकता जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन में इमरजेंसी का टर्म का यूज़ नहीं किया जाता है। फर्स्ट इंस्टेंस की बात करेंगे तो जून 1951 में पंजाब गवर्नमेंट जो है डिसमिस की गई थी डिस्पाइट हैविंग द क्लियर मेजोरिटी इन द असेंबली। टिल डेट 356 आर्टिकल जो है 120 टाइम्स लगा हुआ है, अप्रॉक्सीमेटली 120 टाइम्स लगा हुआ है। बात करेंगे ग्राउंड की बात करेंगे तो आर्टिकल 356 रिपोर्ट गवर्नर की रिपोर्ट के गवर्नर जो है रिपोर्ट देते हैं तो वो लग सकता है, या फिर प्रेसिडेंट अपने से चाहे सेटिस्फाइड है, प्रेसिडेंट सेटिस्फाइड है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन नहीं चल रही है, तो आर्टिकल 356 जो है एम्पावर करता है, कन्फर करता है, पावर देता है यूनियन को कि इमरजेंसी को वो इमरजेंसी डिक्लेयर करे, प्रेसिडेंशियल रूल डिक्लेयर करे। ये सिंपल मेजोरिटी से पास होना चाहिए पार्लियामेंट में, सिंपल मेजोरिटी से पास होता है पार्लियामेंट में। वेरेवर जब स्टेट फेल करता है कंप्लाई करना, डायरेक्शन जो सेंटर डायरेक्शन देता है, अगर स्टेट फेल करता है कंप्लाई करना 365 के अंदर, तो स्टेट के पास पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो प्रेसिडेंट रूल लगा सकती है, और टू मंथ्स के अंदर सिंपल मेजोरिटी से ये पास होता है। प्रेसिडेंट जो है वो डिक्लेयर करते हैं, ठीक है। दोनों हाउस में 2 मंथ्स के अंदर सिंपल मेजोरिटी से पास होता है। लोकसभा अगर डिसॉल्व है तो राज्यसभा जो है 2 महीने के अंदर पास करे, और लोकसभा जब रिकॉन्स्टिट्यूट हो तो 2 महीने के अंदर लोकसभा उसे अगर लोकसभा रिकॉन्स्टिट्यूट होती है 30 दिन के अंदर फर्स्ट सिटिंग 30 दिन के अंदर ये पास होना चाहिए। जनरली 2 मंथ के अंदर होना चाहिए, पर लोकसभा अगर डिसॉल्व है और रिकॉन्स्टिट्यूट होती है तो 30 दिन के अंदर, लोकसभा की रिकॉन्स्टिट्यूशन के 30 दिन के अंदर होना चाहिए। प्रेसिडेंट रूल जो है 6 महीने के लिए कंटिन्यू रहता है, हर 6 महीने में इसका अप्रूवल चाहिए, मैक्सिमम 3 साल के लिए एक्सटेंड हो सकता है। 44th अमेंडमेंट एक्ट ने कहा कि 2 कंडीशन है, तभी 1 साल से ज़्यादा के लिए खींच सकते हैं, मैक्सिमम 3 साल के लिए, पर 1 साल से भी ज़्यादा खींचना है तो उसके लिए 2 कंडीशन चाहिए। पहला तो है प्रोक्लेमेशन, नेशनल इमरजेंसी अगर हो इंडिया में किसी पार्ट में, या इंडिया में होल कंट्री में हो, या फिर किसी भी पार्ट में हो इंडिया के, तब नेशनल प्रेसिडेंट ये जो है कंटिन्यू कर सकती है 1 साल से ज़्यादा के लिए। और अगर इलेक्शन कमीशन जो है सर्टिफाई करे कि जनरल इलेक्शन जो है लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन जो है वो कंडक्ट नहीं किया जा सकता, तब ये हो सकता है। रिवोकेशन की बात करें तो प्रेसिडेंट जो है रिवोक कर सकते हैं अपने कभी भी, इसके लिए पार्लियामेंट अप्रूवल की रिक्वायरमेंट नहीं है। उसके बाद बात करेंगे इफेक्ट क्या होता है स्टेट इमरजेंसी का। तो प्रेसिडेंशियल जो है उनके पास एक्वायर करते हैं वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर आ जाती है। ये फंक्शन स्टेट गवर्नमेंट के फंक्शन और पावर जो है गवर्नर के हाथ में आ जाते हैं, और अदर एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी इन द स्टेट ये डिक्लेयर कर सकते हैं। दूसरी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी जो है वो गवर्नमेंट के हाथ में, गवर्नर के हाथ में आ जाती है, डिक्लेयर कर सकते हैं पावर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, वो एक्सरसाइज की जाएगी। इसमें क्या होता है प्रेसिडेंट जो है वो डिक्लेयर कर सकते हैं कि जो स्टेट लेजिस्लेचर की पावर है वो एक्सरसाइज की जाएगी, पावर ऑफ फंक्शन जो है वो एक्सरसाइज किए जाएंगे पार्लियामेंट के द्वारा। वो ऑल अदर नेसेसरी स्टेप ले सकते हैं, सस्पेंड इंक्लूडिंग द सस्पेंशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन रिलेटिंग टू द एनीबडी और अथॉरिटी इन द स्टेट। अदर इफेक्ट की बात करेंगे तो प्रेसिडेंट जो है वो डिसमिस कर सकते हैं स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को। हाउएवर द पावर ऑफ हायर कोर्ट जो है वो अफेक्ट नहीं होती है, पावर ऑफ द हाई कोर्ट जो है वो अफेक्ट नहीं होती है। उसके अलावा गवर्नर प्रेसिडेंट के बिहाफ में जो है स्टेट के एडमिनिस्ट्रेशन को कैरी आउट करते हैं चीफ सेक्रेटरी की हेल्प से, और एडवाइजर जो अपॉइंट किया गया है प्रेसिडेंट के द्वारा। स्टेट असेंबली जो है वो डिसॉल्व हो सकती है और सस्पेंड हो सकती है, ये प्रिवेलिंग सर्कमस्टांस पे डिपेंड करता है। सच ए प्रोक्लेमेशन जो है वो डिक्लेयर किया जा सकता है, मे बी डिक्लेयर दैट मे डिक्लेयर कर सकता है कि पावर जो स्टेट लेजिस्लेचर की वो एक्सरसाइज की जाएगी अथॉरिटी अंडर द पार्लियामेंट के द्वारा, और पार्लियामेंट के द्वारा स्टेट लेजिस्लेचर की जो ड्यूटी है वो एक्सरसाइज की जाएगी। आर्टिकल 357 कहता है कि पार्लियामेंट जो है कन्फर कर सकती है लेजिस्लेटिव पावर, प्रेसिडेंट को दे सकती है, और ऑथराइज कर सकती है प्रेसिडेंट को कि वो डेलीगेट करे इस पावर को किसी और अथॉरिटी को। तो पार्लियामेंट के पास पावर है लेजिस्लेट करने की, पार्लियामेंट जो है ये इसे डेलीगेट कर सकती है। जब हाउस ऑफ द पीपल जो है सेशन में नहीं है तो पार्लियामेंट जो है वो ऑथराइज है कि प्रेसिडेंट पार्लियामेंट ऑथराइज कर सकती है प्रेसिडेंट को कि वो सैंक्शन करे एक्सपेंडिचर फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट। तो अगर पार्लियामेंट फंक्शन में नहीं है तो उस टाइम पे प्रेसिडेंट के पास, प्रेसिडेंट को वो ऑथराइज कर सकती है कि प्रेसिडेंट जो है स्टेट कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट जो है पैसा निकाल के खर्च करने के लिए रिकमेंडेशन दे सके। सरकारी कमीशन की बात करते हैं तो कुछ ऑब्जर्वेशन की बात करते हैं। सरकारी कमीशन ने कहा कि आर्टिकल 356 जो है वो स्पेयरिंगली यूज होना चाहिए, लास्ट रिजोर्ट होना चाहिए। उसके अलावा एनी इम्पोजिशन जो है, एनी इम्पोजिशन शुड बी अकम्पनीड विद द रिपोर्ट बाय गवर्नर टू द प्रेसिडेंट। कोई डिसोल्यूशन नहीं होना चाहिए असेंबली का जब तक प्रोक्लेमेशन जो है रेटिफाई ना हो पार्लियामेंट के द्वारा।
और नेशनल कमीशन टू रिव्यू वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इन्होंने रिकमेंडेशन क्या थी इनकी, वार्निंग जो है इशू होनी चाहिए एरेंट स्टेट को जो कंप्लाई नहीं करते, ठीक है, नॉन कंप्लाइंट स्टेट को बिफोर टेकिंग एक्शन, आर्टिकल 356 के एक्शन लेने के पहले एक्सप्लेनेशन जो है मिलना चाहिए, एक्सप्लेनेशन स्टेट ने जो एक्सप्लेनेशन दिया उसे कंसिडरेशन में लेना चाहिए, डिसोल्यूशन नहीं होना चाहिए असेंबली का जब तक प्रोक्लेमेशन जो है रेटिफाई नहीं हो आर्टिकल 356 के अंदर, और आर्टिकल 356 को शुड बी सुटेबली अमेंडेड टू इंश्योर, इसको इंश्योर करने के लिए कि कोई डिसोल्यूशन ना हो जब तक रेटिफाई ना हो, पार्लियामेंट रेटिफाई करे तभी जो है स्टेट लेजिस्लेचर जो है वो डिसॉल्व हो, उसके पहले स्टेट असेंबली जो है उसका डिसोल्यूशन नहीं होना चाहिए। गवर्नर रिपोर्ट उसे वाइड पब्लिसिटी देनी चाहिए मीडिया में, और सेफगार्ड जो है आर्टिकल 352 को वही 356 पे इनकॉर्पोरेट होनी चाहिए, जो सेफगार्ड दिए गए आर्टिकल 352 के अंदर वही सेफगार्ड जो है आर्टिकल 356 के अंदर इनकॉर्पोरेट होनी चाहिए। पुंछी कमीशन ने कहा कि लोकलाइज्ड इमरजेंसी का इम्पोज करना चाहिए, लोकलाइज्ड इमरजेंसी होनी चाहिए, और उसके अलावा है ड्यूरेशन जो है वो 3 मंथ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ड्यूरेशन 3 मंथ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अमेंडमेंट जो है वो आर्टिकल 356 के अंदर अमेंडमेंट करना चाहिए, और ऐसा मुंबई जजमेंट की केस की जो जजमेंट है वो उसे इनकॉर्पोरेट करना चाहिए। फिर लॉ कमीशन ने कहा कि सिचुएशन कुड हैव बीन बेटर हैंडल्ड बाय द यूज ऑफ आर्टिकल 355 देन इम्पोजिशन ऑफ आर्टिकल 356, ज़्यादा यूज़ करना चाहिए आर्टिकल 355 का, ज़्यादा यूज़ करना चाहिए ना कि 356 का, ऐसा मुंबई केस जजमेंट का। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा जुडिशियल रिव्यू के बारे में, नो रेस्ट्रिक्शन ऑन द कोर्ट, एग्जामिन करने के लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कोर्ट जो है एग्जामिन कर सकती है, ये प्रोक्लेमेशन जो है वो इम्यून नहीं है जुडिशियल रिव्यू से। कोर्ट जो है सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जो है वो स्ट्रक डाउन कर सकती है प्रोक्लेमेशन को अगर वो मेलेफाइड है और इलेवेंट और एक्स्ट्रा नोस फैक्ट बेस पे पावर जो कन्फर की गई है आर्टिकल 356 के अंदर वो एब्सोल्यूट नहीं है। प्रेसिडेंट जो है वो डिसॉल्व नहीं कर सकते असेंबली को जब तक अप्रूव न किया जाए पार्लियामेंट के द्वारा। सेंटर जो है इशू कर सकते हैं वार्निंग नोटिस एयरिंग स्टेट को, वंस प्रोक्लेमेशन अगर इशू किया गया है तो स्टेट गवर्नमेंट जो है हैज़ टू गो, दे कैन नॉट बी टू गवर्नमेंट इन वन स्फीयर। सेकुलरिज्म जो है बेसिक फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन का, और इसका वायलेशन जो है स्टेट गवर्नमेंट को लायबल करता है कि वो डिसमिस हो सके, वो डिसमिस किए जा सकते हैं, स्टेट गवर्नमेंट जो है डिसमिस हो सकती है अगर वो सेकुलरिज्म को ब्रीच करती है तो, और कोर्ट जो है प्रोवाइड कर सकती है रेमेडी और रीइंस्टेट कर सकती है गवर्नमेंट को अगर इंटेंशन जो है प्रूव होते हैं मेलेफाइड, अगर सेंटर के इंटेंशन जो है वो मेलेफाइड प्रूव हो जाते हैं तो। केसेस ऑफ प्रॉपर यूज और इम्प्रॉपर यूज ऑफ 356 आर्टिकल एज आउटलाइन इन असम मुंबई केस। प्रॉपर यूज़ क्या क्या है, अगर हंग असेंबली है और कोई पार्टी मेजोरिटी नहीं मिलती है तो ये प्रॉपर यूज़ है इमरजेंसी डिक्लेयर करने के लिए। पार्टी के पास मेजोरिटी नहीं है और जिसके पास मेजोरिटी है वो डिक्लाइन करती है गवर्नमेंट बनाने से। कॉन्स्टिट्यूशनल डायरेक्शन जो है सेंटर जो कॉन्स्टिट्यूशनल डायरेक्शन जो सेंटर जो है स्टेट को डायरेक्शन देता है वो स्टेट जो है उसे डिसरिगार्ड करता है। इंटरनल सबवर्सन हो रहा है, गवर्नमेंट जो है डेलिबरेटली एक्ट कर रही है अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन और वायलेंट को फॉर्मेट कर रही है, मतलब एक्साइट कर रही है, वायलेंट बढ़ा रही है, फिजिकल ब्रेकडाउन है, गवर्नमेंट जो है विलफुली रिफ्यूज़ कर रही है अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी और ऑब्लिगेशन को डिस्चार्ज करने के लिए, तो उस केस पे प्रॉपर है कि नेशनल प्रेसिडेंशियल रूल डिक्लेयर किया जाए। इम्प्रॉपर कब है, अगर मिनिस्ट्री रिजाइन करती है और डिसमिस करती है और लूज करती है मेजोरिटी, और गवर्नर जो ये नहीं देखते कि अदर अपॉर्चुनिटी अल्टरनेटिव गवर्नमेंट बनाने की अल्टरनेटिव मिनिस्ट्री की अपॉर्चुनिटी है कि नहीं है, अगर ये अलाउ नहीं करते हैं मिनिस्ट्री को प्रूव करने के लिए अपनी मेजोरिटी तो ये इम्प्रॉपर है डिक्लेयर करना इमरजेंसी। जब रूलिंग पार्टी इंजॉय करती है मेजोरिटी असेंबली में पर वो डिफीट हो गई है, उनकी लोकसभा के इलेक्शन में डिफीट हो गई है जैसे कि 1977 और 80 में हुआ था, तो इस ग्राउंड पे नहीं डिक्लेयर कर सकते इमरजेंसी। इंटरनल डिस्टर्बेंस जिससे इंटरनल सबवेंशन ना हो रहा हो, फिजिकल ब्रेकडाउन नहीं हो रहा, तो इंटरनल डिस्टर्बेंस ऑन द ग्राउंड ऑफ इंटरनल डिस्टर्बेंस ऑन द प्रोटेक्स्ट ऑफ इंटरनल डिस्टर्बेंस आप इमरजेंसी डिक्लेयर नहीं कर सकते जब तक जो है फिजिकल ब्रेकडाउन ना हो या इंटरनल सबवर्शन ना हो। उसके अलावा मैड एडमिनिस्ट्रेशन जो है स्टेट में एलिगेशन ऑफ करप्शन जो है मिनिस्ट्री के अगेंस्ट करप्शन का एलिगेशन है, तो अगेंस्ट द मिनिस्ट्री और स्ट्रिंजेंट फाइनेंशियल एक्जिजेंसी ऑफ द स्टेट, तो इम्प्रॉपर है कि आप मेल एडमिनिस्ट्रेशन के ग्राउंड पे आप इमरजेंसी डिक्लेयर नहीं कर सकते। जहाँ स्टेट गवर्नमेंट जो है उसे प्रायर वार्निंग नहीं दी गई है अपने अपने आप को सुधारने के लिए, रेक्टिफाई करने के लिए। रामेश्वर प्रसाद केस जजमेंट है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सोशल लेवल को फाइट करने के लिए जैसे कि डिफेक्शन आर्टिकल 356 जो है वो इन्वोक नहीं किया जा सकता। इम्यूनिटी अंडर आर्टिकल 361 जो है वो टेक अवे नहीं करती है पावर कोर्ट की एग्जामिन करना वैलिडिटी ऑफ द एक्शन। जो इम्यूनिटी दी गई है आर्टिकल 361 के अंदर वो एम्पावर नहीं करती है कि ये डिप्राइव करे जुडिशरी को उनकी जो इमरजेंसी डिक्लेयर हुई है उसे रिव्यू करने से डिसएम्पावर नहीं कर सकती। डिफेंस की बात करें नेशनल इमरजेंसी और प्रेसिडेंट रूल की, तो नेशनल इमरजेंसी सिक्योरिटी अगर इंडिया की थ्रेट में है बाई वॉर एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म रिबेलियन से,
स्टेट एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर जो है कंटिन्यू फंक्शन कंटिन्यू करते हैं, इसमें डेलीगेशन का कुछ है ही नहीं रोल। मैक्सिमम पीरियड नहीं है, कब अनलिमिटेड टाइम इंडिफिनिट टाइम पीरियड के लिए ये होती है, पर हर 6 मंथ में इसका अप्रूवल होता है। रिलेशन जो है सेंट्रल स्टेट का वो मॉडिफिकेशन होता है, इसमें स्पेशल मेच्योरिटी चाहिए, 1 मंथ में पास होना चाहिए। ये अफेक्ट करती है फंडामेंटल राइट को। लोकसभा पास करती है रिजोल्यूशन को, और लोकसभा पास कर सकती है रिजोल्यूशन रिवोकेशन के लिए। 1/10 ऑफ द मेंबर जो है वो रिजोल्यूशन पास करते हैं, और सिंपल मेजोरिटी से अगर ये रिजोल्यूशन पास हो जाता है तो इमरजेंसी जो है उसे डिसॉल्व, इमरजेंसी जो है वो डिसकंटिन्यू और सीज टू एग्जिस्ट। और प्रेसिडेंट रूल के बारे में बात करेंगे तो इसे हम स्टेट इमरजेंसी भी कहते हैं। स्टेट जो है अगर कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन के हिसाब से नहीं चल रहा है तो ये इमरजेंसी डिक्लेयर होती है। स्टेट एग्जीक्यूटिव जो है वो डिसमिस होते हैं, और स्टेट लेजिस्लेचर जो है वो इधर डिसॉल्व होती है या फिर सस्पेंड होती है। प्रेसिडेंट जो वो एडमिनिस्टर करते हैं स्टेट को थ्रू द गवर्नर, और पार्लियामेंट जो है लॉ बनाती है। पार्लियामेंट जो डेलीगेट करती है पावर प्रेसिडेंट को या अदर अदर अथॉरिटी जो स्पेसिफाइड बाय हिम लॉ बनाने के लिए और एग्जीक्यूटिव एक्शन के लिए। मैक्सिमम पीरियड जो है वो 3 साल का है। 1 साल से ज़्यादा के लिए 2 क्राइटेरिया हमने पढ़े, ठीक है। अगर स्टेट जो है कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी के हिसाब से नहीं चल रहा है तो रिलेशनशिप ऑफ ओनली द स्टेट, ऐसा स्टेट जिसके अंदर जिसके जहाँ प्रेसिडेंशियल रूल डिक्लेयर किया गया है उसके और सेंटर के बीच में रिलेशन जो है वो उसको इफेक्ट आएगा। ये सिंपल मेजोरिटी से पास होना चाहिए 2 महीने के अंदर। ये इफेक्ट नहीं करता है, फंडामेंटल राइट्स को इफेक्ट नहीं करता है। नो सच प्रोविजन इट कैन बी रिवोक, खाली प्रेसिडेंट जो इसे रिवोक कर सकते हैं। लोकसभा का इस पर कोई रूल नहीं होता है, लोकसभा का इस पर कोई रूल नहीं होता है। फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात करेंगे तो आर्टिकल 360 के अंदर है, अगर कंट्री की फाइनेंशियल कंडीशन जो है गुड शेप में नहीं है तो फाइनेंशियल इमरजेंसी अभी तक डिक्लेयर नहीं की है कभी। 1991 के अंदर फाइनेंशियल क्राइसिस थी, पर फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर नहीं की गई है आज तक। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और क्रेडिट और जो है इंडिया का अगर वो थ्रेटेंड है तो फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर की जाती है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर करते हैं। प्रोसीजर और सेफगार्ड क्या है, 2 मंथ के अंदर सिंपल मेजोरिटी से अप्रूव होना चाहिए पार्लियामेंट से। लोकसभा अगर डिसॉल्व है तो लोकसभा अगर डिसॉल्व है तो रिकॉन्स्टिट्यूट हो तो 30 डेज़ के अंदर, रिकॉन्स्टिट्यूशन के 30 डेज़ के अंदर, अपनी फर्स्ट सिटिंग से 30 डेज़ के अंदर लोकसभा सिंपल मेजोरिटी से पास करे। कोई मैक्सिमम पीरियड नहीं है, अनलिमिटेड टाइम इंडिफिनिट टाइम पीरियड के लिए एग्जिस्टेंस में रहती है। रिपीटेड पार्लियामेंट्री अप्रूवल जो है रिक्वायर्ड नहीं है, कंटिन्यू रहती है। एक बार हुआ तो हर 6 महीने में अप्रूवल की जरूरत नहीं है, सिंपल मेजोरिटी से इसका अप्रूवल चाहिए। रिवोकेशन प्रेसिडेंट जो है इसे रिवोक कर सकते हैं एनी टाइम, इससे पार्लियामेंट की अप्रूवल की जरूरत नहीं है रिवोक करने के लिए। इफेक्ट की बात करेंगे तो प्रेसिडेंट जो है वो डायरेक्शन दे सकते हैं स्टेट को कि ऑब्जर्व करे कैनन ऑफ फाइनेंशियल प्रॉपर्टी के कैनन्स को, कैनन ऑफ फाइनेंशियल प्रॉपर्टी को ऑब्जर्व करे। ये प्रेसिडेंट जो है वो डायरेक्ट कर सकते हैं, और ये इशू कर सकते हैं। प्रेसिडेंट जो है डायरेक्शन इशू कर सकते हैं कि रिड्यूस करें सैलरी अलाउंस जज, सुप्रीम कोर्ट के हाई कोर्ट के जज की। ऑल मनी और फाइनेंशियल बिल जो है जो पास किए जाएंगे स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा वो प्रिजर्व किए जाएंगे प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए फाइनेंशियल इमरजेंसी के दौरान। क्रिटिसिज्म की बात करें, क्रिटिसिज्म क्या है, वायलेशन होता है, फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है। फ्रीक्वेंटली यूज़ किए जाते हैं, नॉट एज अ मैटर, ये फ्रीक्वेंटली यूज़ किए जाते हैं, नॉट एज अ मैटर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट और स्पेयरिंगली यूज़ नहीं किए जाते, फ्रीक्वेंटली यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। फ्रीक्वेंटली यूज़ किए जाते हैं, फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है। इम्पोज ऑन पॉलिटिकल ग्राउंड पे इसको इम्पोज किया जाता है, पॉलिटिकल बायस होती है। उसके अलावा कंप्रोमाइज़ करता है ये फेडरल स्ट्रक्चर जो है, फेडरल स्पिरिट जो है, फेडरल वैल्यूज जो है उसे कंप्रोमाइज़ करता है। तो ये 4 हमें क्रिटिसिज्म याद रखने हैं। 4 क्रिटिसिज्म हमने क्या पढ़े, एक तो है वायलेट करता है फंडामेंटल राइट को, दूसरा फ्रिक्वेंटली यूज़ किए जाते हैं, पॉलिटिकल टूल है, और ये कंप्रोमाइज़ करता है फेडरल स्पिरिट को कंप्रोमाइज़ करता है। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया।